हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रेन डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्टोरी, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और हमारे मन में बहुत सारे ड्रीम्स इस समय आ रहे होंगे। तो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन या मोटिवेशन चाहिए होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद या आपको सुनने के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज ज़रूर समझ में आएगा। ओके, तो ये स्टोरी है मनोज नाम के एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है। हम उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छी स्टोरी की खासियत यही होती है, जब वो हमारी लाइफ से कनेक्ट होती है तब हमें उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये मनोज की स्टोरी है, उसकी लाइफ में कितने स्ट्रगल रहे और उन स्ट्रगल्स के बावजूद उसने अपने ड्रीम्स को कंप्लीट किया। ओके, तो ऐसे ही पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं कुछ 2-4 लाइन में उसको डिफाइन करूं तो आप ज़रा उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ये एक टीचर के द्वारा वर्ड्स हैं जो मनोज के लिए बोले जा रहे हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जो उससे भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। इनमें से कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। देखिए, ये तो लाइफ बेटा, कभी हमें कोई चीज़ मिलती है, कभी नहीं मिलती है, बट हमारा जो एफर्ट होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। हमें हमेशा एफर्ट अपने 100% देने चाहिए। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी होते हैं जो भले कुछ करें या ना करें, बट उनकी जो पर्सनालिटी होती है, उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो थिंकिंग होती है, वो हर्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टच करती है। तो ऐसे ही एक पर्सनालिटी के बारे में ये बुक है। ऐसे ही 2 लोग हैं इसमें, कहानी में 2 मेन किरदार हैं। एक मनोज, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, पूरी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, और एक तरफ है श्रद्धा, उसकी पार्टनर। जब कभी आंख बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहें कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है, पर यह आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है। पर मुझे इस दुनिया की अच्छाई पर भरोसा रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं। इन्हीं में से 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला वो इंसिडेंट याद करता है मनोज और श्रद्धा के बारे में। पहली स्मृति, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। रात को 12 बजे का समय है, दिसंबर 2005 या अक्टूबर, है ना। उस समय तक मनोज जो है वो अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुका था। घंटी बजती है और तमाम तरीके के क्वेश्चन मार्क हमारे मन में आते हैं कि रात को 12 बजे कौन आ गया, कैसा क्या सिचुएशन होगी। तो इसके साथ ही दरवाज़ा खोलता है, देखता है तो सामने मनोज खड़ा हुआ है। मनोज टीचर के अपने पैर छूता है और 500 रुपये का नोट पैरों के पास रख देता है। टीचर कहता है कि बेटा क्या है ये, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मनोज कहता है, सर आज ये मेरी पहली सैलरी मिली है और आज जैसे ही मेरी सैलरी मिली मैं तुरंत आपके पास आया हूँ और आज ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और वह कहीं ना कहीं टीचर के मन में काफ़ी ज़्यादा बात टच करती है उसके हृदय को, कि आज भी बच्चों के मन में उसके लिए ये भाव जिंदा है। दूसरी मेमोरी याद करता है टीचर और कहते हैं कि मनोज जो है वो अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुका है, जॉब में है ऑलरेडी, श्रद्धा भी उसके साथ है, एक अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब पे हैं दोनों। और एक दिन सडनली फ़ोन आता है मनोज का कि मनोज कहता है सर से कि सर मुझे अपनी बहन की शादी करनी है और पैसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं। सर काफ़ी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि जिस रेपुटेशन या जिस जॉब में वो होते हैं, जिस फील्ड में वो लोग होते हैं, वहाँ पर 50,000 कोई बड़ी बात नहीं है। एक फ़ोन कॉल के साथ ही वो 50 लाख तक कमा सकते हैं, बट फिर भी वो फ़ोन करते हैं अपने सर को कि सर मुझे 50,000 की ज़रूरत है। तो आप ज़रा ईमानदारी से कनेक्ट होइए, समझिए कितनी ज़्यादा डीप इंस्पिरेशनल ये स्टोरी रहने वाली है। और इतना सुनते ही टीचर मतलब एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि मतलब कहना क्या चाह रहे हो भाई, मतलब तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। तो कहता है कि सर ये बस आपकी ही टीचिंग्स का फल है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ और मतलब मुझे इस प्रकार की ज़रूरत है, आप ज़रूर सहायता करें। तो टीचर भी कहते हैं हाँ बेटा मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। तो ये 2 इंसिडेंट हैं जो उनको टीचर को हमेशा अफेक्ट करते हैं पूरी लाइफ में, मनोज और श्रद्धा के बाद। तो आई होप आप भी स्टोरी की नरेशन से ज़रूर समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ है इस स्टोरी में जो आपको लाइफ में बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस देगा और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। टीचर आपको क्यों कहता है कि आप ये उपन्यास पढ़िए या फिर इस स्टोरी को देखिए, समझिए, उसी के वर्ड्स में जानते हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए।
सिर्फ इसलिए नहीं कि भी यूपीएससी में सफलता के गुर सीखें या यह समझ सकें कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल होने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। हम सभी जानते हैं भाई, स्कूल के डेज में हम लोग उतने नहीं होते हैं कि मतलब हर चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्टेड हों, बट धीरे धीरे लाइफ लेसन्स के साथ ही हम ये सब सीखते जाते हैं। यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें ज़िंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ में आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है, कुछ अच्छा था जो और मजबूत हुआ है, और अब आप जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मनोज की स्टोरी। आइए कनेक्ट होते हैं मनोज की स्टोरी से। मार्च की सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु उसकी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आती। ये हर किसी की प्रॉब्लम है, मनोज की ही नहीं। फिर भी उसके पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। इस किताब की या लेखक की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है कि वो कुछ भी फर्जी नहीं लिखता है। उसने लिखा है कि गणित उसको आती नहीं है मनोज को, और वो कोशिश कर रहा है ना। तो जैसे हम लोग भी करते हैं, घर पे पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, तुरंत किताब उठाई, पढ़ने बैठ गए। भले कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, हमें दिखावा करना है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इस आप कर रहे हो यानी आप भी मनोज हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मनोज छिपा हुआ है। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। यानी सब बनावटी चल रहा है भाई, दूसरों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच ही गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारा मोड़ा बिल्कुल ना पड़त। एक मनोज है, रात भर छत पर लालटेन से पड़त रहता। ये भैया हकीकत है। आप हर मम्मी पापा को अपना बच्चा पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, उन्हें दूसरे का ही आता है। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ, टारगेट कंप्लीटेड। इतने छोटे से टारगेट लेता था भाई मनोज पहले। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। भैया का पेपर है अगले दिन गणित का, पढ़ा जा रहा है उपन्यास। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में दिक्कत हो रही थी। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी, यानी सिंपैथी भी मनोज के अंदर भरी हुई है। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तुम फर्स्ट से पास होएगो, यानी फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए बिल्कुल उनको बेस्ट विशेष दे दी गई। तब तक उसके सहपाठी विष्णु, आप देखिए विष्णु की बार बार बात हो रही है, स्टार्टिंग में विष्णु काफी इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है यहाँ। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उनकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। एक टीचर को अपने सारे स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज अच्छे से पता होती हैं, वो जानते से समझते हैं। तो वैसे ही कालीचरण जी जानते थे कि भाई मनोज पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। हम सभी जानते हैं गणित थोड़ा सा टफ माना जाता है, पता नहीं क्यों, ऐसा मेरा तो मानना नहीं है कि टफ है, बट फिर भी वो कहते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज, और गणित एक सरल सब्जेक्ट नहीं है, आपको उसे पढ़ना चाहिए, ऐसा मनोज से कह रहे हैं उनके टीचर। पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया, जो कि मैं यहाँ गलत मानता हूँ। किसी भी टीचर को अपने बच्चे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई विष्णु यानी जो पंडित जी का लड़का है, टीचर जी का लड़का है, वो कह रहे हैं कि अगर इसने फर्स्ट डिवीजन पास नहीं किया तो मैं पढ़ाई ही नहीं कराऊंगा, जो कि थोड़ा यहाँ गलत है। हर माँ बाप को अपने पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि वो अपने बच्चे को इनकरेज करें।
है ना। चाहे कैसा भी हो, हर किसी में अलग अलग टैलेंट, अलग अलग स्किल्स छुपी हुई होती है। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी अच्छे से जानते हैं। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में ना है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आवेगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। यहाँ उसकी लाइफ का एक फेज, जो कि 12th एग्जाम के दिनों की बात चल रही है, वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम एंटर हो रहे हैं उसके सेकेंड फेज में लाइफ के। सेकेंड फेज थोड़ा ज्यादा इंस्पिरेशनल है, उसको आप लोग सुनिए, समझिए। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। जगह कोई भी हो अफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि रियल लाइफ इंसिडेंट्स में हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। सामान्यतः यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज अब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, रुक जा, आती हूं। परीक्षा का समय हो रहा था, इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख माधेरी पर बैठे बैठे चिंतित होने लगी। रुक जा मोड़ी, रजनी ने रोटी बना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। तो ये मतलब घर घर की कहानियां हैं, आप लोग जानते होंगे इन चीजों को। रजनी को सुनने को मिल रहा है कि उसने रोटियां नहीं बनाई हैं और लड़का बेचारा खाली पेट जा रहा है, तो माँ को जरूर चिंता होती है। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप रखा है और खुद चर्चाओं में लगी हुई है, लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने माँ की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित की गाइड हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, है ना। ओके, यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाले इसी वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बनने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर रुक गया। बिल्कुल भाई, हमें पूरी साल भर भगवान जी की याद नहीं आती है, बट जब जिस दिन हमारा एग्जाम होता है और रिजल्ट डे होता है, इन दोनों दिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं भगवान जरूर आते हैं। तो वही ये दिन था। हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी ने गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने मुंह में भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई, क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत से विष्णु को पढ़ाया था और उन्हें ये उम्मीद थी कि विष्णु अच्छा करेगा, और फिर भी कोई उनके मुंह पे कह रहा है कि नकल कराने जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में चुभ रहा था। पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले, ना तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, ना किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी, लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के ने पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिल मिला गए। पढ़ के ना थानेदार होत को मास्टर बनकर ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए। यानी स्टार्टिंग में मनोज का ड्रीम्स केवल यही था, मतलब वो भी इतना बड़ा ड्रीम था कि अगर मास्टर भी बन गए तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेगा, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे लड़के ने मनोज को ये नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी। बुरी खबर का मतलब है उसे ये था कि कहीं नकल हो जाएगी और वो पास हो जाएगा, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया और इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से स्कूल में नकल होती आई है और इसी नकल के भरोसे वो भी पास करने की उम्मीद रखी हुई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। यहाँ देखिएगा, ऐसा बच्चा जो 10वीं नकल से पास कर रहा है, 12th के पेपर में भी उसे नकल की उम्मीद है और वो अपने इतने बड़े बड़े सपने देखता है, उन्हें पूरा करता है। तो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है ये स्टोरी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुका। टेम्पो की आवाज सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया।
मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज, विष्णु, पंडित कालीचंद के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले की 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना आकर गया। ये होता है उन रूट्स पे। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाएगा? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई ली हैं, उतार, ये मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों में इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों की इस बढ़ती प्रतियोगिता में आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनों, जे मेरो गांव है, बस ना चल पावेगी तेरी, बल्ले ने भी जोर शोर से कह दिया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार में उसके आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। इस स्टोरी की या फिर लेखक की अच्छी बात यह है, ये वो चीजें भी हमें क्लियर करता जा रहा है जो हमें वहां पर थोड़ा पर डाउट कर सकते हैं। तो उसने ये भी बता दिया क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, किस तरीके से क्या चीज हो रही है, ये सारी चीजें हमें क्लियर की जा रही है। तो आपको बस सुनना है अच्छे से। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। दुश्मन का पलड़ा भारी होता देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था, जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अभी छूट नहीं गए हैं बल्ले भैया। कंडक्टर गुनगुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन भाई गैस के गेट से लटकते हुए बल्ले को बस की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चला, वो भुला देंगे, होश में रहिए बेटा। बल्ले भी कम नहीं था, अपने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकल पावेगी तेरी, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़-धड़ करता हुआ आगे बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु चले गए। पंडित कालीचंद बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर किसी रिश्तेदार के घर चले गए। स्कूल के संचालक ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने पर खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी, साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, यानी थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में पिछड़ा एरिया हम कह सकते हैं। इसलिए नकल से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक कमरे की खिड़की से आशीर्वाद भरी नजरों से झुंडों को देख रहे थे। अगर हम कहें कुल मिला के तो कुछ समय पहले अपने यहाँ पर भी ऐसी समस्या बनी हुई थी, और अपना जो लोकेलिटी का कॉलेज है बंगरा श्री राम महाविद्यालय, वो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर हो गया था, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट होने लगे थे। बट प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें लगभग ना के बराबर हैं। तो ये उसी टाइप का हम स्कूल बोल सकते हैं, जहाँ पर नकल के भरोसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एडमिशन ले रखा है और उम्मीद कर रहे हैं कि नकल से सभी पास हो भी जाएंगे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। देख रहे हो भैया, टीचर की ड्यूटी लगी है नकल कराने को। तुम लोगों की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना चाहे उनके लिए असुविधा का काम था, बहुत दिक्कत वाला काम था भैया। इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे पट्टियां बिछाकर जिन पर विद्यार्थी बैठे थे, घंटी बज गई, पेपर बट गए। पेपर एक के दो अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया। गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगे। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। भैया एक क्वेश्चन लिख पाया है केवल, एग्जाम चल रहा है, देखिए जरा। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पेपर के पहले दिन शासन द्वारा की जाती है, इसलिए क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया, तो उन्हें समझ देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्होंने हड़बड़ाहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों का भरोसा था कि 10 मिनट के बाद पुलिस चली जाएगी और उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी और वो छापना फिर से स्टार्ट कर देंगे। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने थोड़ा पेशेंस बनाए रखा। 10 मिनट बीत गए, मामला सेटल नहीं हुआ। विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कोई कुछ पढ़ के नहीं आया था, सभी नकल की उम्मीद से आए थे। आज के इस रंगमंच में केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए लड़का बोला, ये तो एसडीएम दुष्यंत सिंह हैं, जिनके बारे में पिछली स्टोरी में जिक्र हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले उन्हीं की बात चल रही है। एसडीएम दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी ने मैनेजर से कहा स्कूल के, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। सरकारी अधिकारी की ताकत देख मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला,
थानेदार कुशवाहा जी भी अपने आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़े हुए थे। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र मतलब मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। मैनेजर जी ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की यह करतूत सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, इन एसडीएम साहब का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था उड़ाने में मजा आता है, और यह कहा जा रहा है कि उस एरिया के बुरे दिन थे। पर मैं तो यही कहूँगा, उस एरिया की अच्छे दिन थे जहाँ इस तरीके के एसडीएम हो, नकलहीन शिक्षा वहाँ प्राप्त हो, वो काफ़ी वास्तव में अच्छी बात है। सिंपल सा फंडा है, अगर आप बच्चों को नकल नहीं करने देंगे, वो पढ़ के जाएंगे, मेहनत से पास होंगे, भी आज के समय में गधे नहीं है, वो दिमाग लगाना जानते हैं। बट आप जब उनका रोक के रखेंगे दिमाग, आप कहेंगे नहीं कि आप पास हो जाएंगे, नकल से पास हो जाएंगे, तो फिर भला कौन अपना दिमाग लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर एसडीएम जी को कोसा जा रहा है कि उन्होंने नकल नहीं कराने दी, बट कहीं ना कहीं समाज हित के लिए एक अच्छा कदम है। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियां खाली छूट गईं। जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। मैंने आपको बार बार कहा है, ये आपकी ही स्टोरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम भी यही चीजें करते हैं। तो आप इस स्टोरी से अच्छी तरह कनेक्ट हो पा रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को फील कर पा रहे होंगे। भाई प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था। वाह, मैथ में तो चलता ही भाई, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हो गया काम, कुछ भी लिखो, क्या करना है। जिससे यदि चेक करने वाला चाहे तो वह यदि सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका निशान मानेगा। जो अधिकतर लोग करते भी हैं भाई, वहाँ पे एंड में जाके बड़ी अच्छी सी स्टोरी लिख देते हैं, अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई हो, अच्छे अच्छे बहाने लिख देते हैं, कभी पैसे रख देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी मनोज द्वारा भी की गई है। यहाँ सेकेंड फेज भी लगभग कंप्लीट हो गया है और लाइफ के 2 फेज कंप्लीट कर चुका है। पहला फेज जहाँ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, दूसरा फेज जिस दिन एग्जाम डे है। अब हम आते हैं मनोज की लाइफ के तीसरे फेज में और देखते हैं यहाँ हमें क्या मिलता है सीखने को। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर से, बल्ले आप समझ गए होंगे, बल्ले मतलब उसका अच्छा दोस्त जो टेम्पो चलाता है धड़ 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 करके। एक सुबह बल्ले के घर से दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के जमा हो गए। मनोज भी इस टीम का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था, यानी एक अच्छा फील्डर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से भी रोक लेता था, यानी राहुल द्रविड़ टाइप बोल सकते हैं हम। बल्ले ने लड़कों से कहा, आज टूर्नामेंट है, 100 रुपए एंट्री फीस है, 10 रुपए की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपए देने हैं। मनोज जानता था कि उसके लिए 10 रुपए जुटाना इतना आसान नहीं, यानी जो मनोज हैं भैया वो काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करते हैं और उनके लिए गेम खेलने यानी मैच खेलने के लिए 10 रुपए जुटाना भी पॉसिबल नहीं है। और ये उस समय 2005 की बात है। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा घर आए थे, तब माँ को 10,000 रुपए दे गए थे। 7 महीने में सब खर्च भी हो गए, तब से ना पापा आए हैं मनोज के और ना उन्होंने तनख्वाह भेजी। मम्मी अब उधर मांगकर काम चला रही हैं। इसी भरोसे पर घर चल रहा है कि पापा आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर बात कर रही हैं। छोटा भाई कमलेश घर में नहीं है, या तो वह सड़क किनारे बनी पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे जौरा निकल गया होगा। जौरा एक प्लेस का नाम है। निरुद्देश आवारा घूमना ही उसका शौक है। मम्मी की बैठक खत्म हो गई थी, उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। यानी इनका छोटा भाई है कमलेश, उसको घूमने का शौक है। बहन छोटी है रजनी, वो खाना बनाने की जिम्मेदारी है। मम्मी दिन भर गप्पे लड़ाने के लिए मोहल्ले में घूमती रहती है। ये इनके परिवार के बारे में है। अभी पापा की स्टोरी आपको जरूर अफेक्ट करेगी, उनके बारे में भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मनोज ने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही हैं क्या? मैच खेलने जाना है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे ना है पैसा, तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुंह ना दिखाओ, मैं उधार मांग मांग के घर चला रही हूँ। मनोज को लगने लगा कि उसका खेलना मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करने के लिए किसी उम्मीद के भरोसे सफेद मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए टीम के पास पहुंच गया। पैसे नहीं है भैया, लेकिन फिर भी दोस्ती पर भरोसा है कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगी, देखते हैं क्या होता है। जौरा के मंडी टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था मंडी मैदान पर। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए टेंट लगा दिया गया था, जिसमें 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसे आज खेलने का मौका नहीं मिला। टीम में जगह ना बन पाने के कारण उदास मनोज टेंट के नीचे कुर्सी पर बैठ गया।
भाई जब आप मतलब बहुत किसी चीज़ के लिए डेस्परेट हों और क्रिकेट हम सभी का फेवरेट होता है, हमें खेलने ना मिले तो कहीं ना कहीं ये हर्ट करता है। कमेंट्री की बागडोरी जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री गाना शुरू किया। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल साइड पिच पे मत ही चले, काली साइड वो गाय घुस रही है, मैदान से जल्दी हटा। और जो भी लाइव टेलीकास्टिंग है वो उसने स्टार्ट कर दी। यानी उसका जो बोलने का तरीका था वो काफी ज्यादा सभी को पसंद था और उसका लहजा सभी को हंसा देता था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वह बाद में आवेंगे, कमेंटर साहब ने यह ऐलान कर दिया। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता। पहले गेंदबाजी का फैसला हुआ। विरोधी कैलारस की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 112 रन बना लिए। 10 ओवर में 112 रन 11.2 की स्ट्राइक रेट, यानी कुछ ज्यादा ही टफ है। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह के साथ घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम साहब आ गए हैं, मैच को रोका जाना चाहिए। एसडीएम दुष्यंत सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाई। यानी काफी अच्छे एसडीएम साहब हैं, नकल विहीन परीक्षा करा रहे हैं। अगर बीच मैच में आ भी रहे हैं तो कह रहे हैं भाई कि अपना आप लोग गेम कंटिन्यू रखिए, मैं अपना काम इधर कर लेता हूँ साइड से। दुष्यंत सिंह के मना करने पर भी आयोजक की टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के साथ पास रखी माला गले में डाल दी। दुष्यंत सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, शरारत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब ना कीजिए। मुख्य अतिथि दुष्यंत सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आजू ने नजदीकी से देखा, यानी सामने वो बंदा था जिसकी वजह से मनोज के आर पार की लड़ाई में कुछ ना कुछ डालमडोल हो सकता है वो 12 में फेल हो जाए। बट फिर भी वो उत्सुकता के साथ देख रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एसडीएम सर की जो पर्सनालिटी थी वो उसके मन में चुभ गई थी, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे। मनोज आजू ने नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन उनकी नकल रोकने की कार्रवाई से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसने खड़े होकर उन्हें नमस्ते किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर उसके अभिवादन का उत्तर दिया। फिर मैच शुरू हो गया। उत्साहित पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफी की 2 लाइन गा दी, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। दुष्यंत सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वो जल्दी में थे। इस तरह की कमेंट्री सुनकर दुष्यंत सिंह के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन पे 5 विकेट गिर गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव की टीम हार रही थी। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था। तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया। उसे बहुत तेज पेशाब आ गई थी। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए, यानी ये मनोज के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई थी। सामने जो एसडीएम साहब थे उन्हें पप्पू सिंह की कमेंट्री अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो गांव के लहजे में बात कर रहा था और उन्हें कहीं ना कहीं ये अच्छी नहीं लग रही थी। इस समय अब मनोज ने कमेंट्री स्टार्ट की है। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। दुष्यंत सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आया। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी दुष्यंत सिंह के आदेश के स्वर में पप्पू सिंह ने कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज के मैच ना खेलने का दुख एसडीएम की इस तारीख से खत्म हो गया, क्योंकि एसडीएम सर वापस से मनोज को माइक दिला चुके हैं और मनोज कहीं ना कहीं इस बात को काफी पॉजिटिवली ले रहा है। उसने मैच खत्म होने तक उत्साह से कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपने बात कही, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देती हैं ये 2 लाइन। बल्ले ने अपनी टीम को रोकने अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजा ले, क्योंकि बल्ले ने एक छोर पर डटकर मुकाबला किया, बस उसको दूसरे छोर से साथ नहीं मिल सका था। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया।
दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालयत रहने वाले मनोज की दुष्यंत सिंह ने आज भरपूर तारीफ की थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। तो आज मनोज की लाइफ के 3 इंसिडेंट यानी 3 फेज यहाँ कंप्लीट हो गए। ये तीसरा दिन यानी एग्जाम कंप्लीट है, तीसरा फेज है उसकी लाइफ का, एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और एक कमेंट्री मैच के दौरान उसको ये मौका मिलता है जहाँ पर एसडीएम साहब उसकी तारीफ करते हैं। मनोज की लाइफ के 3 फेज यहाँ कंप्लीट हुए। अगर आप मनोज की और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग फेजेस को जानना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टोरी को शेयर करें और अपना सपोर्ट भरपूर तरीके से दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे रेगुलर कंटेंट देने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी से आप लोग जरूर कनेक्ट होइए और ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल को कुछ ना कुछ जरूर चेंज करेगा और आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट लेसन्स देगा। तो डेली आपको इवनिंग में इसके स्टोरी को कंप्लीट किया जाएगा। डेली आप लोग चेक कर सकते हैं ब्रेन डेवलपर्स चैनल पर ये स्टोरी। ओके, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड लक, बट रिमेंबर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट भी दीजिए। अगर कोई अच्छी बात आपको यहाँ अच्छी लगती है, कोई इंस्पिरेशनल लाइन आपको लगती है तो जरूर कमेंट में इस चीज को मेंशन करें। विशिंग यू अ वेरी गुड लक, हैव अ गुड डे।